गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस चैप्टर 2 क्लास 10th साइंस एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। Moving to first question, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only a red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अब वो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं, जिसके अंदर एक में डिस्टिल्ड वाटर है और बाकी 2 के अंदर एक में एसिड है और एक में बेस है। अब हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ईच टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन है। तो अब हमें पता है जो रेड लिटमस है वो ब्लू तब टर्न होता है जब उसको हम बेसिक सॉल्यूशन में करते हैं। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में करने के लिए रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू टर्न होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सब टेस्ट ट्यूब्स में लिटमस पेपर डिप करेंगे। तो जब हमने लिटमस पेपर डिप किया तो क्या हुआ, उसके अंदर एक सोल्यूशन ने कलर चेंज नहीं शो किया। ठीक है, तो कलर चेंज शो नहीं किया तो उससे ये पता चलता है या तो वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर कोई भी कलर चेंज शो नहीं करता है जब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। फिर दूसरा, ये रेड लिटमस पेपर को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में भी डालेंगे तब भी वो कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। तो जब उसको टेस्ट ट्यूब में डाला है तो वो टेस्ट ट्यूब में या तो एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है। अब क्या होगा, जब हम उस रेड लिटमस पेपर को थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, वो रेड लिटमस जो है वो ब्लू टर्न हो रहा है। तो जब ये रेड लिटमस ब्लू टर्न हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो हमने उसको बेसिक सॉल्यूशन लेबल कर दिया। अब हमारे पास क्योंकि रेड लिटमस जो है वो ब्लू टर्न हो गया है, तो जो पहले 2 सॉल्यूशन जिसमें उसने कोई कलर चेंज शो नहीं किया था, हम उसमें 1 by 1 करके डिप करेंगे। तो जब हम फिर से डिप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें भी एक टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज शो नहीं हो रहा है। तो अब हम उसको क्या लेबल कर देंगे, न्यूट्रल, क्योंकि ना ही उसने रेड लिटमस में कलर शो चेंज किया ना ही ब्लू लिटमस में किया, तो इसीलिए वो हमारा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। फिर अब क्या है, जब हमने लास्ट टेस्ट ट्यूब में डाला तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड टर्न हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ऐसे 1 by 1 करके हम तीनों टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर देंगे, जो एक हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? अब वो बोल रहा है कि कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को क्यों ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं स्टोर करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो कर्ड और सोर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि लेमन जूस जो है ना, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जो एसिडिक इन नेचर है वो इस मेटल वेसल्स के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि अगर बाई चांस उसमें स्टोर करी हुई चीज़ को इनटेक करे तो वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है और डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो रिएक्शन क्या रहता है, बेसिकली मेटल प्लस एसिड फॉर्म्स अ सॉल्ट। अब बेसिकली वो डिपेंड करता है वो कौन सा मेटल है, तो इसीलिए वो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो टॉक्सिक जनरली ज़्यादातर केसेस में वो टॉक्सिक ही रहता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टॉक्सिक मेटल कंपाउंड अगर इनटेक कर ले तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसीलिए कर्ड और सोर सब्सटेंसेस जैसे कि लेमन जूस को ब्रास और कॉपर वेसल्स के उसमें नहीं स्टोर करना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with the help of an example. How will you test the presence of this gas? अब बेसिकली जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट होती है। तो पहले हम एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, दैट इज HCl, उसको कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसकी प्रेजेंस के लिए हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। तो क्या होगा, अगर बर्निंग कैंडल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है हमारे रिएक्शन में वो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगा। तो जब भी कोई गैस पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है और एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. अब क्या हो रहा है, एक मेटल कंपाउंड है A जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। जो ये गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है। अब वो बोल रहे हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो और ये बताया है उसने कि एक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो
तो अब हमें पता है कि जो गैस एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तभी इवॉल्व होती है जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अब कैल्शियम क्लोराइड तभी फॉर्म होगा जब या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। अब क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में अनस्टेबल है, तो वो पार्ट भी कैंसिल हो गया। तो इसीलिए जो मेटल कंपाउंड ए है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, बिकॉज बाइकार्बोनेट इज अनस्टेबल। तो अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। Calcium carbonate plus 2HCl gives calcium chloride plus CO2 gas is evolved. Okay, CO2 गैस क्या करती है, एफरवेसेंस कॉज करती है, और जो ये गैस है वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, मीन्स बुझा देती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solutions, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? अब एसिडिक करेक्टर बेसिकली तब होता है जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एसिडिक करेक्टर शो करेंगे, नहीं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को एसिडिक बोलने के लिए। तो अब क्या होता है, अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन वो क्या करता है, वो कोई डिसोसिएट होकर H+ आयंस नहीं बनाता है। तो इसीलिए अल्कोहल और ग्लूकोज के जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारा ये HCl और HNO3 है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो जब इनको एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या कैसे डिसोसिएट होते हैं, ये H+Cl- और H+NO3- में डिसोसिएट होते हैं। तो क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशंस में H+ हमें मिल रहा है, तो इसीलिए जो इनके एक्वस सॉल्यूशंस है वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो अब ये यहाँ पे यही बोला गया है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं क्योंकि जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो एसिडिक करेक्टर नहीं शो करते हैं बिकॉज वो डिसोसिएट नहीं होते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? अब वो बोल रहे हैं कि एसिड का aqueous solution इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। बेसिकली जो एसिड के aqueous solutions होते हैं उसके अंदर जब एसिड aqueous solution में डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, तो जो ये आयंस हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता है, एक प्रोटोनियम आयन दैट इज H3O+ और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो ये आयंस हैं इनके प्रेजेंस के वजह से ये आयंस जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? अब बेसिकली जो ड्राई HCl गैस है वो बोल रहा है कि क्यों वो कलर चेंज नहीं शो करती है ड्राई लिटमस पेपर का। तो HCl गैस के अंदर क्या है, क्योंकि ये ड्राई है तो आयंस डिसोसिएटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ एक्वस या फिर मॉइस्ट चीज रिएक्ट कर जाएगी HCl के साथ तो क्या होगा, हमारा जो HCl गैस है वो डिसोसिएट हो जाएगी आयंस में। तो इसीलिए ये वो है जो HCl गैस के अंदर ड्राई HCl गैस है उसमें कोई प्रोटॉन्स नहीं है जो कि उसको एसिडिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट करे। तो जब एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए मॉइस्ट HCl गैस जो होती है वो कलर चेंज शो करती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? अब वो बोल रहे हैं कि जब एसिड को डाइल्यूट करना है तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि एसिड जो है वो वाटर में डालना चाहिए ना कि वाटर को एसिड में। अब क्या होता है, जो एसिड और वाटर का रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो हाईली एक्सोथर्मिक मीन्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और कुछ केसेस में जब अगर हमने स्लोली ऐड नहीं कर रहे हैं तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसीलिए वाटर जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड चीज़ है, जब उसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को स्लो बाय स्लो डालेंगे तो क्या होगा, एक तो हीट जो है थोड़ी कम प्रोड्यूस होगी, ऊपर से स्प्लैशिंग आउट नहीं होगी। अगर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है और उसके अंदर एकदम से वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या हो सकता है, वो मिक्सचर एक तो स्प्लैश आउट हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, दैट इज बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और उसके वजह से जो पर्सन रिएक्शन कर रहा है उसको बर्न्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालना चाहिए जब हमें एसिड का डाइल्यूशन करना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? अब बेसिकली क्या होता है, जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, मीन्स जब एसिड ऑलरेडी एक्वा सोल्यूशन में है तो उसमें प्रोटोनियम आयंस हैं, तो क्या होगा जब ऑलरेडी और वाटर ऐड कर रहे हैं, मीन्स और डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइड्रोनियम आयंस का वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो एसिड है वो डाइल्यूट हो रहा है, मीन्स वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू द आयंस. ओके, तो इसीलिए पर यूनिट वॉल्यूम जो ये हाइड्रोनियम आयंस हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how is the concentration of hydroxide ions, that is OH minus, affected when excess of base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? अब वो बोल रहा है कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज होगी जब एक्सेस ऑफ बेस हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में. तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ इज अ बेस. हाइड्रोक्साइड आयंस क्या है, बेस को और इफेक्ट करते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं, तो इसीलिए जो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो एक्सेस ऑफ बेस डालने से और इंक्रीज हो जाएगी. Moving to next question, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? अब basically उसने question में ये बोला है कि दो solutions हैं A and B. A का pH है 6 and B का pH है 8. अब वो पूछ रहा है कि किसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है. ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो ज़्यादा एसिडिक है. ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है कि अब जो ये होता है पीएच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के. तो जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा. ठीक है, और उतना ही सॉल्यूशन जो है कम एसिडिक होगा. तो अब बेसिकली क्या है ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो पीएच है मैंने आपको बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के. इसका ये मतलब है कि जो सॉल्यूशन जिसका कम पीएच है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी. तो हमारा कम पीएच है सॉल्यूशन ए का, दैट इज 6, तो इसीलिए इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगी. अब हमें पता है कि एसिडिक क्या होता है और बेसिक क्या होता है. लेस देन 7 जो होता है पीएच वो एसिडिक होता है और मोर देन 7 बेसिक होता है. तो सॉल्यूशन ए क्या है, एसिडिक है, और सॉल्यूशन बी जो है वो बेसिक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what effect does the concentration of hydrogen ions have on the nature of the solution? अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा, जितना कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना कम सॉल्यूशन एसिडिक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? दिस इज द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट बेसिक सॉल्यूशंस के पास भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बट क्या होता है जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयंस कम होती है, इसीलिए वो सॉल्यूशंस बेसिक होते हैं. अब ये हाइड्रोजन आयंस आते कहाँ से? हाइड्रोजन आयंस आते हैं जब वो वाटर के अंदर बेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन जो होता है वाटर का वहां से हाइड्रोजन आयंस आते हैं. अब ये इसीलिए बेसिक है बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयंस, इसीलिए ये सॉल्यूशंस बेसिक होते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime, that is calcium oxide, slaked lime, that is calcium hydroxide, और chalk, that is calcium carbonate? अब बेसिकली जो भी ये सब्सटेंसेस बोले गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, बेसिक इन नेचर है. तो अब फार्मर अपनी फील्ड के सॉइल को इन बेसिक सब्सटेंसेस के साथ इसीलिए ट्रीट करेगा क्योंकि जो उसकी सॉइल है वो एसिडिक हो गई है. एसिडिक एज इन मीन्स जो उसका पीएच है वो बहुत कम हो गया है, जो कि प्लांट्स ग्रो करने के लिए हेल्दी नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए एसिडिक पीएच को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इन बेसिक सब्सटेंसेस के साथ ट्रीट करेंगे ताकि उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाए और जो सॉइल है वो फिट हो जाए टू ग्रो प्लांट्स. Moving to next question, what is the common name of the compound CaOCl2? अब common name basically calcium oxychloride का है bleaching powder. Next question वो पूछ रहा है, name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. अब आपको पता चल रहा है यहाँ से कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स कोई ऐसा कैल्शियम का कंपाउंड होगा जिसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं. तो वो कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम. ठीक है, इसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर.
वो बोल रहा है कि कोई ऐसा सोडियम कंपाउंड बताओ जो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर में हेल्प करे, तो वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है सॉफ्टनिंग इन हार्ड वाटर में हेल्प करता है और वो एक सोडियम कंपाउंड है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, तो बेसिकली हमें देखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन हो रहा है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, जो कि मीन्स एफरवेसेंस से पता चलता है। और वो क्या करेगी, जब बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हैं तो उसको एक्सटिंग्विश कर देगी। तो इस तरीके की चीज को हम, ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली है सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है हीट के प्रेजेंस में टू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Moving to next question, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. अब plaster of Paris जो है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसको हमें करना है वाटर के साथ रिएक्ट। तो जब वाटर के साथ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसके वजह से क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल यूजलेस हो जाता है और ये कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाटर के साथ रिएक्ट करके वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट फॉर्म करता है और सारी प्रॉपर्टीज जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो अगर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी, दैट इज़ fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।